सभी बागवान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं रंजन शर्मा उद्यान से संबंधित क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और अपनी कुछ अनुभव आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो है मॉडर्न एप्पल नर्सरी प्रोडक्शन, कि हम किस तरह से, जैसे कि विदेशों में भी आधुनिक कमर्शियल जो नर्सरीज़ हैं उसका उत्पादन किया जा रहा है। तो एक छोटी सी हम बात करेंगे किस तरह से हम आधुनिक नर्सरी प्रोडक्शन को कर सकते हैं। जो नर्सरी प्रोडक्शन है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि एप्पल नर्सरी प्रोडक्शन के लिए हमें एक अच्छी बडवुड या कलम की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही रूट स्टॉक या जड़वें जिन्हें कहते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तभी इन दोनों को मिलाकर ग्राफ्टिंग कर कर हम एक अच्छा पौधा जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि हमें जब कलम लेनी है तो कलम के लिए एक हम अलग से बगीचा तैयार कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं बडवुड बैंक। बडवुड बैंक एक ऐसा बगीचा है जिसमें कि हम 1 मीटर बाय 2 मीटर की डिस्टेंस में 1 मीटर प्लांट से प्लांट और 2 मीटर रो टू रो पौधे हम लगाते हैं। और इस तरह से अगर हम लगाएं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 5,000 पौधे हम लगा सकते हैं। और ये जो पौधे हमने लेने हैं ये हम इस तरह से लगाते हैं जैसे कि हम शब्स को या झाड़ियों को लगाते हैं, और जिसमें सिर्फ हम कलमें लेंगे और फ्रूट नहीं लेंगे। और इसमें हम एक और काम कर सकते हैं कि जो भी हम बगीचा लगाएं उसमें पहला जो पौधा है उसे हम पौधे की तरह ही ग्रो करने दें, उसे झाड़ी की तरह नहीं काटें, और उसमें से हम फल ले लें, ताकि हमें ये भी पता लग जाएगा कि जिस संबंधित वैरायटी का हमने वो पौधे लगाए हैं उससे संबंधित जो फ्रूट है वो किस तरह से उत्पन्न होता है, उसका रंग कैसा है, कलर कैसा है, क्वालिटी कैसी है। तो एक जनरल रिकमेंडेशंस है जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, कि बडवुड ऑर्चर्ड जब भी हम लगाएं तो हमें ख़ास तौर पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम रूट स्टॉक लेंगे वो हमारा विग्रस होना चाहिए। विग्रस के लिए जैसे हम बात करें तो MM111, MM106 या M793 या इस तरह के जो बड़े आकार के पौधे जिन रूट स्टॉक्स के बनते हैं उसे हम ले सकते हैं। तो साथ ही साथ जिन पौधों को हमने कलमों के लिए लगाना है उसमें से हमें फूल और फ्रूट्स जो हैं वो लगातार निकालने हैं होते हैं। उसमें हम फ्रूट्स बिल्कुल नहीं लेंगे, और उसे जो पौधा है उसे हर वर्ष हम सर्दियों में काटते रहेंगे, ताकि जो ग्रोथ है शूट्स की, नए जो टहनियाँ आएँ वो बिल्कुल सीधी आएँ और ऊपर की तरफ आएँ, और उसमें फ्लावर जो बड्स हैं वो कम से कम बने। और एक और बात है कि हम सॉयल टेस्टिंग हमेशा कराएं। सॉयल टेस्टिंग के आधार पर हम जो नाइट्रोजन जो वाली जो खादें हैं हमारी वो उन पौधों में दें, क्योंकि हमें कलमों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। साथ ही फार्म यार्ड मैन्योर या फिर गोबर जिसे कहते हैं वो अधिक मात्रा में हम सॉयल में मिलाएं, मिट्टी में मिलाएं, ताकि अधिक मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में मिलें। और साथ ही साथ जो हमारे खरपतवार हैं उन्हें हम समय समय पर निकालते रहें। और अधिक जो टहनियों की बढ़ोतरी के लिए हम नाइट्रोजन का स्प्रे भी कर सकते हैं। पर ये सब स्प्रे तभी है हम करें अगर हमारी जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की कमी है। तो इस तरह से हम जो हमारा बडवुड ऑर्चर्ड है उसे हम तैयार कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि ये देखिए बिल्कुल बडवुड जो ऑर्चर्ड है वो इस तरह से तैयार होता है, और कितनी सारी टहनियाँ, ये 1 साल का पौधा है उसमें आप टहनियाँ देख सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में आ रही हैं। और अगर 6 से 9 इंच की कलम की बात करें तो पहले ही साल हम लगभग 10 से 20 जो बड स्टिक्स हैं वो एक बडवुड ऑर्चर्ड से निकाल सकते हैं। और धीरे धीरे हर साल जो है जिस हिसाब से हमारी कटिंग बढ़ेगी तो ये जो पौधे हैं इसमें से कलमें जो हैं अधिक मात्रा में हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये आप देख सकते हैं कि हमने
इन पौधों से कलमों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और इन कलमों को निकाल कर हम इसे ग्रेड करते हैं विभिन्न विभिन्न ग्रेड्स में। जैसे 6 से 8 की मोटाई वाली जो कलमें हैं उसे अलग करते हैं, 8 से 10 की अलग से कर सकते हैं, और 10 से मोटी जो है कलमें उन्हें हम अलग करते हैं, क्योंकि अलग अलग थिकनेस की कलम जो है वो अलग अलग तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह अब हम बात करते हैं कि जड़ों की या रूट स्टॉक की। रूट स्टॉक जो है वो सीडलिंग रूट स्टॉक भी हो सकता है या फिर क्लोनल रूट स्टॉक भी हो सकता है। जब हम मॉडर्न नर्सरी की बात करते हैं तो हम क्लोनल रूट स्टॉक की ही बात करेंगे। तो क्लोनल रूट स्टॉक और सीडलिंग रूट स्टॉक में फ़र्क ये होता है कि जो हमारा क्लोनल रूट स्टॉक है उसे हम बीज से तैयार नहीं करते, जबकि अलग तरह से माउंटिंग या लेयरिंग से तैयार करते हैं। तो हम इसमें आपको दिखा रहे हैं कि एक को बोलते हैं स्टूल बेड्स और दूसरी तरह से हम अगर तैयार करते हैं तो उसे कहते हैं लेयर बेड्स। स्टूल बेड्स का मतलब होता है कि जब हम रूट स्टॉक हैं उनको सीधा जो है प्लांट खेत में लगाते हैं, और लेयर बेड्स में हम पौधा जो है 45 डिग्री के कोण पर मिट्टी के साथ लगाते हैं। तो इसमें हमें लगाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा रूट स्टॉक है वो 6 से 8 थिकनेस का होना चाहिए, और 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा रूट स्टॉक हम उसे जो है खेत में लगाएंगे। और ये लगाएंगे अगर हम, आप जैसे देख रहे हैं लेयर बेड्स में अगर हमने यूज़ करना है, क्योंकि वो तिरछा लगाया जाता है और उसे बाद में बेंड किया जाता है। जबकि अगर हम टूल बेड में मतलब रूट स्टॉक्स को लगाते हैं तो उसकी मोटाई 10 से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमें आने वाली सर्दियों में उसे काट देना होता है। तो माउंटिंग जो है, जब माउंटिंग का मतलब होता है कि हम उसे मिट्टी में चढ़ाएंगे उसे बार बार, और मिट्टी जो चढ़ाते हैं उसमें हम सिर्फ पहले तो मिट्टी ही चढ़ाते थे, पर आज की डेट में हम अलग अलग मिश्रण हैं, जैसे कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का अगर हम मिक्सचर बनाएं और उसे चढ़ाएं तो उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर ज़्यादा समय तक रिटेन वो रखता है और जड़ें जो हैं अधिक मात्रा में आती हैं। तो इस तरह से माउंटिंग या मिट्टी चढ़ाई जा सकती है, और 2 से 3 दफ़ा हम पूरे साल भर में मिट्टी इसमें चढ़ाते हैं। तो और एक और ख़ास बात इसमें ध्यान रखनी पड़ती है कि वीडिंग जो है, खरपतवार जो हमें समय समय पर निकालनी होती है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 तरीके से हम लेयरिंग कर सकते हैं या रूट स्टॉक का प्रोडक्शन, क्लोनल रूट स्टॉक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो माउंट लेयरिंग या ट्रेंच लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में हमें क्या है कि जो प्लांट पौधे का डिस्टेंस है प्लांट टू प्लांट वो 15 सेंटीमीटर का, और रो टू रो हम 1.25 सेंटीमीटर का रखते हैं। ये जो रो टू रो डिस्टेंस है 1.25 का, जनरली हम मशीनों को देखते हुए रखते हैं, अदरवाइज़ हम इसे नज़दीक भी रख सकते हैं। पर 1.25 का मतलब ये हुआ कि हम बीच में रो में वीडर चलाकर वीडिंग आराम से कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा ट्रेंच लेयरिंग है उसमें डिस्टेंस 0.25 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट और 1.25 मीटर जो है रो टू रो हम रखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने एक साल जब लगा लिया तो साल के अंत में हम क्या कर रहे हैं, माउंट लेयरिंग में जो अपराइट हमने रूट स्टॉक लगाया है उसे 2 से 4 सेंटीमीटर पर कट लगा दिया है, जिसमें से फिर साइड से शूट्स आएंगी। उसी तरह ट्रेंच लेयरिंग में आप देख सकते हैं कि इसे बेंड किया जाता है और बेंड करके ब्रेडिंग की जाती है मिट्टी में, और 1 साल के बाद इसमें आगे शूट्स आएंगी, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जब हमने कट लगा दिया 1 साल के बाद फिर साइड से जो ग्रोथ आ रही है इससे हमारे नए रूट स्टॉक्स तैयार हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे माउंट लेयरिंग है और राइट हैंड साइड पे ट्रेंच लेयरिंग है, और अमूमन जो ट्रेंच लेयरिंग है उसमें अधिक मात्रा में रूट स्टॉक्स तैयार होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि माउंटिंग हमें करनी पड़ती है, तो जब हमारी जो ये टहनियाँ हैं रूट स्टॉक से ऊपर निकल गई है और जब ये 25 सेंटीमीटर की लगभग हो जाती है तो फर्स्ट टाइम हम माउंटिंग करते हैं या मिट्टी चढ़ाते हैं। मिट्टी चढ़ाने का अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं कि कोकोपीट प्लस जो वर्मी कंपोस्ट है उसका मिक्सचर हम बिल्कुल
टहनियों के साथ रखते हैं और साइड साइड से मिट्टी चढ़ाते हैं और उस पोर्शन को हमेशा मॉइस्ट रखते हैं, नमी रखते हैं, ताकि जो जड़ें इन टहनी में आए वो अच्छी मात्रा में जड़ें आएँ और एक अच्छा रूट स्टॉक हमारा तैयार किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमने शुरू से लगाया था रूट स्टॉक मदर ब्लॉक में, तो 2 साल के बाद इसमें प्रोडक्शन जो है शुरू हो जाती है और इस तरह से आप जो रूट्स हैं आप देख सकते हैं कि अच्छे गुणवत्ता वाले क्लोनल रूट स्टॉक्स हमारे तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छी मात्रा में जड़ें इन रूट स्टॉक से निकल आई है। ये जो जड़ें हैं ये डिपेंड करती हैं कि कितना अच्छा सबस्ट्रेट आप यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो मात्रा है लगभग 9 इंच का सबस्ट्रेट हमें जड़ों के पास रखना चाहिए और उसे नमी रखनी चाहिए, तभी अच्छी मात्रा में जो हमारी जड़ें हैं वो निकल के आएगी। अब हमारा काम आ गया है कि हमारे पास कलमें भी आ गई हैं और रूट स्टॉक भी आ गया है। नेक्स्ट काम आप जानते हैं कि इसे ग्राफ्ट किया जाता है। तो ग्राफ्ट हम सर्दियों में ही करेंगे और सर्दियों में आप देखें तो अमूमन हम बेंच ग्राफ्टिंग ही करते हैं और बेंच ग्राफ्ट करके हम उसे खेत में लगाते हैं और खेत में लगाने के लिए हम जो दूरी रखते हैं प्लांट टू प्लांट वो 15 से 15 सेंटीमीटर की रखते हैं और 1 मीटर का लगभग बेड बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बीच में हम 45 सेंटीमीटर का चलने के लिए रास्ता भी बनाते हैं। जहाँ पर हमारी जो ज़मीन है अधिक मात्रा में जिस क्षेत्र में बारिशें होती हैं वहाँ हम रेज्ड बेड या ऊंचे बेड्स बना सकते हैं, जबकि जहाँ पर हमारी जो है रेन्स या बारिशें कम मात्रा में होती हैं वहाँ पर हम संकन बेड्स बना सकते हैं। तो ये कुछ जनरल रिकमेंडेशंस है जो एक नर्सरी में हमें ध्यान में देनी होती है कि जब भी 8 से 10 रूट स्टॉक ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें 8 से 10 थिकनेस का ही रूट स्टॉक और उसी थिकनेस का साइनवुड या कलम का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो ग्राफ्टिंग बहुत अच्छे से हो सके और एक अच्छा पौधा जो है वो तैयार किया जा सके। जनरली हम बेंच ग्राफ्टिंग करते हैं और बेंच ग्राफ्टिंग में ये होता है कि हम फील्ड में नहीं करते उसे, और हम बैठकर बेंच पर कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम बेंच ग्राफ्टिंग है। और कलम लगाकर ग्राफ्टिंग करने के बाद हम उसे सॉइल में लगा सकते हैं। और अगर हमारे पास कम थिकनेस वाले रूट स्टॉक है जैसे 6 से 8 थिकनेस के, तो हम उसे फील्ड में लगा सकते हैं। और फील्ड में लगाने के बाद जैसे हम सर्दियों में लगाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि पतझड़ के आसपास हम उसमें बडिंग करके पौधे को तैयार कर सकते हैं और हमारा 1 साल भी बच जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि 2 साल का ये जो पौधा तैयार होता है बडिंग से, इसमें जड़ें बहुत ही अच्छी अनुपात में प्राप्त होती है और पौधा भी बहुत अच्छा बन जाता है। साथ ही हमें ऑर्गेनिक मैटर के लिए अच्छी गली हुई गोबर की खाद जो है वो खेतों में डालनी चाहिए। इरिगेशन समय समय पर पानी हमें देते रहना चाहिए और बीमारियों के लिए हमें ख़ास तौर पे खेतों की निगरानी नर्सरी की में निगरानी करते रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा गर्मी बढ़ने पर सीडलिंग ब्लाइट की एक प्रॉब्लम आ सकती है और उसके लिए रिकमेंडेड जो भी फंजीसाइड्स है उसके इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से हम बहुत ही अच्छी नर्सरी जो है सेब की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो नर्सरी है इसमें हमने संकन बेड्स बने हुए हैं और संकन बेड्स में क्योंकि यहाँ पर पानी की हमारी शॉर्टेज है, बरसातों में बहुत अधिक पानी नहीं यहाँ पे मिलता, तो इस तरह से नर्सरी हम तैयार कर सकते हैं। और हमने ये जो नर्सरी है खरपतवार समय समय पर निकाल कर और जो हमारा पौधा है बहुत अच्छी गुणवत्ता का तैयार हो जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि 1 साल के बाद हमारा एक बहुत ही अच्छा बिना साइड की टहनियों का एक पौधा तैयार हो जाता है। इसे हम विप प्लांट कहते हैं और जिसमें बहुत ही अच्छी जड़ें भी हैं। और जो ग्राफ्टिंग यूनियन है आप देख सकते हैं लगभग जो है वो 15 सेंटीमीटर का ज़मीन से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब हम खेतों में इसे लगाएंगे तो ये जो ग्राफ्ट यूनियन है वो काफ़ी ऊंचा रहेगा और इसमें कॉलर रॉट और इस तरह की कोई जो प्रॉब्लम है वो आने की संभावना कम रहती है। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छी नर्सरी ग्रो कर सकते हैं और ये हमारा विप प्लांट होता है। जबकि 1 साल के बाद अगर हम इसमें टहनियाँ नर्सरी में ही रहने दें और टहनियाँ इसमें ले लें तो उसे हम फेदर प्लांट कहते हैं। उस विषय में भी हम
बात करेंगे, पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप जो है बेल आइकन दबा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गुजारिश है मेरी आपसे कि मधुमक्खियाँ हमें बहुत ही अच्छा पॉलिनेटर है और हमारे जो खेतों की फसलें हैं उसमें बढ़ाने में बहुत योगदान देती हैं। इसलिए एक मड बी हाइव, मिट्टी का बी हाइव, मिट्टी का घर अपने घरों के आसपास ज़रूर बनाएं और मक्खियों को बचाएं। धन्यवाद।